नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों से इंडियन टेलीकॉम मार्केट में एक इंफॉर्मेशन चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आरकॉम को रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद सकता है। तो क्या है इसके ऊपर डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। कुछ एक आध साल पहले आरकॉम इंडिया में बहुत बड़ा एक टेलीकॉम ऑपरेटर हुआ करता था और इसके अंदर बहुत सारे यूजर या फिर सब्सक्राइबर भी था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी अपना जो ऑपरेशन है उसको बंद कर दिया और आज के दिन में ये कंपनी बैंकरप्सी भी फाइल कर चुके हैं। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी आज के दिन में जो हालत है इसके तहत वो अपना डेट भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी के चलते हुए कंपनी आज के दिन में बहुत ही खराब पोजीशन में आ गया है और ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता अपना जो बिजनेस था उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी रिलायंस कम्युनिकेशन के जो स्टेक हैं या फिर जो शेयर्स हैं वो अपर सर्किट में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज के दिन में करीबन रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर ₹1.5 के करीब चल रहा है और कुछ एक जानकार तो ये भी कह रहा है कि ये शेयर आगे आने वाले समय में ₹100 तक भी जा सकता है। अब दोस्तों यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जो कंपनी बिजनेस नहीं करता है, जिस कंपनी का कोई रिटर्न नहीं है, जिस कंपनी का कोई प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में वो लोग जब तक बिजनेस किए हैं तब तक लॉस ही दिखाए हैं और आज के दिन में बहुत ही ज्यादा लॉस में ये कंपनी बैठा हुआ है। दोस्तों इसके अलावा जो कंपनी डेट लिए हैं वो डेट भी वो रिपे नहीं कर पा रहा है। इस हालत में भी कंपनी के शेयर कैसे अपर सर्किट लगा रहा है, वो भी एक या फिर 2 दिन नहीं, ये पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और उम्मीद यही किया जा रहा है कि आगे भी कुछ दिनों तक ये अपर सर्किट लगा सकता है। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे शायद या फिर जरूर कोई कारण तो होगा। दोस्तों यहां पर निकल कर आ रहा है एक इंफॉर्मेशन जिसमें कहा जा रहा है कि आरकॉम को रिलायंस इंडस्ट्रीज टेक ओवर कर सकता है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आरकॉम कंपनी को खरीद सकता है। अगर ये ऐसा चीज होते हैं तो ये एक अच्छा खबर हम लोग कह सकते हैं और आपके और हमारे जितना अच्छा होगा इससे भी ज्यादा अच्छा अनिल अंबानी जी के लिए होगा, क्योंकि उनके बड़े भैया मुकेश अंबानी जी के द्वारा अनिल अंबानी जी की कंपनी खरीद कर उनको कुछ रिलीफ दे सकते हैं। खैर ये बात तो क्या पर्सनल या फिर उन लोगों की फैमिली वाली बात, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर है मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जब इस कंपनी का कोई भी प्रोस्पेक्टिव नहीं है। आज के दिन में इस कंपनी का जो शेयर है वो भी पेनी स्टॉक हो गया है, यहां तक कि वो माइक्रो स्टॉक से भी छोटा हो गया है। तो इस कंपनी में आज के दिन में इन्वेस्ट करके क्या आप लोग अपने पैसे को पानी में नहीं डाल रहे हो? यही चीज मुझे आप लोगों से पूछना था। अब दोस्तों कुछ लोग कह सकते हैं कि हम लोग 500,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं इस कंपनी में, ताकि अगर ये पैसा चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ये चीज सोचकर अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो बात सही है, वरना इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए अगर आप स्टॉक से साथ खेल रहे हो तो ये बहुत ही बुरा चीज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब दोस्तों ऐसा लगने के पीछे कारण क्या है, तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि स्टॉक के आज के दिन में रेशियो क्या है। दोस्तों कुछ दिनों पहले तक कंपनी के प्रोमोटरों के पास करीबन 10% स्टेक था, लेकिन कुछ एक आध दिन पहले ही ये कंपनी के प्रोमोटरों के द्वारा 5% स्टॉक सेल कर दिया गया है मार्केट में। अब कंपनी के प्रोमोटरों के पास जो शेयर रहता है वो करीबन 5% और उनमें से भी 3% से ज्यादा के स्टेक प्लेज हुआ है। तो अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो करीब 2% के ही स्टेक प्रोमोटरों के पास आज के दिन में रह जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं डीआईएस के बाद, तो डीआईएस के पास भी करीबन 5% की स्टेक आज के दिन में है इस कंपनी का। और दोस्तों अगर हम लोग एफआईएस की बात करते हैं तो उन लोगों के पास भी करीबन 10% स्टेक होते हैं और बाकी के जितने स्टेक हैं यहाँ पर करीबन 85% की स्टेक रिटेल इन्वेस्टरों के पास हैं। अब दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर क्यों इस स्टॉक को अभी तक रखे हुए हैं और क्यों इस स्टॉक के ऊपर अभी भी वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये एक मिस्ट्री वाली सिचुएशन हो जाते हैं।
दोस्तों मुझे लगता है कि आज के दिन में इस स्टॉक के ऊपर या फिर इस तरीके की कोई भी पेनी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करना एकदम ही मतलब क्या कहें, ये मतलब इस तरीके की पेनी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी इसके ऊपर आप लोगों के भी कुछ अलग अलग तरीके की थिंकिंग हो सकते हैं, चाहे तो आप लोग वो भी कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि कंपनी के आज के दिन में जो मार्केट कैप है वो कितना है। तो दोस्तों जानकर आप लोग चौंक जाओगे कि आज के दिन में इस कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से भी कम का हो गया है। दोस्तों किसी एक जमाने में ये कंपनी टॉप 50 कंपनी में शामिल होता था और आज के दिन में इस कंपनी का हालत हो गया है कि 500 करोड़ से भी छोटे वाले कंपनी के। दोस्तों तो आप लोग समझ सकते हो कि कंपनी का फ्यूचर आगे आने वाले समय में क्या होगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आरकॉम को खरीदते हैं आज के दिन में, तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट वाले सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि आरकॉम के जो आज के दिन में रेट है वो एकदम पानी की दाम है, मतलब एकदम ही बहुत ही सस्ता है। तो इस रेट पर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज आरकॉम को खरीद लेते हैं और उसको जियो के साथ मार्च करके टेलीकॉम जो सिस्टम है जियो के उसको बढ़ाते हैं, तो ये जियो के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और आरकॉम को खरीदने के बाद रिलायंस जियो और भी बड़ा कंपनी बन जाएगा इंडिया में, ये चीज आप लोग मानकर चलिए। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल आते हैं, तो फिर क्यों आरकॉम के स्टेक या फिर आरकॉम के शेयर्स के दाम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे जो कारण हो सकता है वो ये, एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो वो ये कि जब आरकॉम की स्टेक या फिर आरकॉम कंपनी को बेचा जाएगा, तो अगर आज के दिन में आरकॉम की शेयर बढ़ते हैं तो कंपनी का वैल्यूएशन भी आज के दिन से थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कंपनी सेल करने के बाद ज्यादा पैसा आएगा अनिल अंबानी जी के पास, और उस पैसे से वो मतलब अनिल अंबानी जी ज्यादा अपना जो डेट है उसको क्लियर कर सकेंगे। ऐसा ही कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आया है। अब दोस्तों यहाँ पर आरकॉम के शेयर जो अपर सर्किट ले रहे हैं, इसके पीछे की एक कारण यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। अब दोस्तों रिटेल इन्वेस्टरों के लिए ये कंफ्यूजन वाली चीज हो गया है यहाँ पर कि अनिल अंबानी जी के द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले एक इंफॉर्मेशन निकल कर आया था, जिसमें कहा था कि एडीएजी ग्रुप के बाकी जितने सारे कंपनी हैं उसके ऊपर प्रोमोटरों की होल्डिंग बढ़ने जा रहा है या फिर होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो उसी को देखते हुए शायद रिटेल यूजर ये भी सोच रहा है कि एडीएजी ग्रुप के अंदर बाकी जितने सारे कंपनी है शायद उन सभी कंपनी के ऊपर प्रोमोटर अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए शायद रिटेल यूजर या फिर रिटेल इन्वेस्टर आरकॉम के ऊपर भी इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप लोग देख लीजिए, वहां पर कहीं पर भी एडीएजी ग्रुप के अंदर आरकॉम के नाम नहीं है, यानी कि आरकॉम में कोई भी प्रोमोटर अपना जो हिस्सेदारी है उसको इंक्रीज नहीं करेगा। ये चीज पहले आप लोग जान लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर कोई चाहता है कि आरकॉम में इन्वेस्ट करना, तो मैं सिर्फ उन लोगों को यही कह सकता हूं कि 500,000 रुपए का आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर चल गया तो ठीक, वरना 500,000 की आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर इसी सिचुएशन में या फिर इसी माइंडसेट के साथ आप लोग चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, वरना नहीं, इस स्टॉक पर इन्वेस्ट मत करो। इसके अलावा भी बहुत सारे पेनी स्टॉक हैं जहां पर आप लोग चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आरकॉम से जुड़े हुए कुछ इंफॉर्मेशन। मुझे लगा आप लोगों के साथ यह भी बात शेयर कर देना चाहिए, ताकि अगर आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरी टेलीकॉम रिलेटेड ही और एक इंफॉर्मेशन के साथ। यहां पर जीटीएल इंफ्रा के बारे में मैं एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों जीटीएल इंफ्रा किसी एक जमाने में इंडिया में बहुत बड़ा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले कंपनी था। ये कंपनी का जो मूल था या फिर मेन जो काम था वो ये कि अलग अलग जगह पर वो अपना टावर सेटअप खड़ा करता था और इंडिया के जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उन सभी को वो टावर रेंट पर देते थे, और इसी तरीके से वो लोग अपना काम भी चला रहा था। और इसी को चलते हुए जीटीएल इंफ्रा के आज के दिन में करीबन 28,000 से भी ज्यादा टावर है, वो भी 22 सर्किलों में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आते हैं एक दूसरा पॉइंट व्यू, वो ये कि इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी जीटीएल इंफ्रा आज के दिन में लॉस में चल रहा है।
और बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रहा है। और दोस्तों इसके अलावा भी जीटीएल इंफ्रा के साथ कोर्ट केस भी चल रहा है जो कि लेंदी प्रोसेस में चल रहा है। कुछ साल पहले से ये प्रोसेस चल रहा है और अभी तक इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए जीटीएल इंफ्रा की हालत आज के दिन में बहुत या फिर बहुत से भी बहुत खराब हो गया है और इसीलिए जीटीएल इंफ्रा की फ्यूचर क्या है वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर कोर्ट के जो डिसीजन है वो जीटीएल इंफ्रा के फेवर में भी आते हैं तो भी कंपनी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने बिजनेस को फिर से पटरी पर ला सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो चांसेस निकल कर आते हैं कि जीटीएल इंफ्रा के जो टावर सेक्शन है या फिर जो बिजनेस है उसको किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्जर किया जाए या फिर किसी दूसरे कंपनी को वो बेच सकते हैं, तभी जाकर उस कंपनी के पुनरुद्धार हो सकता है। वरना अभी या फिर आज के दिन में जो सिचुएशन बन रहा है जीटीएल इंफ्रा को देखते हुए उनमें कोई भी अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं कह सकते हैं। अब दोस्तों हमारी इसी फैमिली के कुछ मेंबर के द्वारा जीटीएल इंफ्रा के ऊपर भी क्वेश्चन किया गया था। तो दोस्तों मेरे पास जितना सारा इंफॉर्मेशन आज के दिन में मैं जुटा सका हूं जीटीएल इंफ्रा के संबंध में उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी इसके ऊपर और कुछ इंफॉर्मेशन फिलहाल मेरे पास नहीं है, अगर होगा तो वो भी मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों यही था इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ ये दोनों इंफॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ा सा ही सही लेकिन नॉलेजेबल लगा होगा और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।